चलिए दोस्तों, करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930-40 को। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किस किस ने किया था, तो यहाँ पे देखिए, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड 1934, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और मीनू, ठीक है, मीनू मसानी और योगेंद्र शुक्ला वर अमंग द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पिता कहा जाता है वो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी और योगेंद्र शुक्ला, ये चार व्यक्ति थे और ये फेबिनियनवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में भी आप यहाँ देख सकते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण और, ठीक है, तो यहाँ पे शुक्ला भारत की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, द करेंटली हाउ मेनी साइट्स इंडिया आर लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में भारत कितने स्थल सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा जो 42 है, जो कि वर्तमान में धरोहर में सम्मिलित है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि आनंद मठ इज द बुक अबाउट द सन्यासी रिपेलियन लास्ट 18th सेंचुरी इज द रिटन बाय, यानी कि जो आनंद मठ है, आनंद मठ को लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का इसमें से जिक्र किया गया है। आनंद मठ 18वीं सदी के अंत में सन्यासी विद्रोह के बारे में एक किताब है और इसके द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था, कि सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है या कहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है वो आनंद मठ में क्या किया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है। अगर और याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, यानी वंदे मातरम सुजलम सुफलम मयज शीतलम श्यामलम, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अगला कर लेते हैं आगे। और यहाँ देख सकते हैं, ये है आनंद मठ बुक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का ये लिखा गया है। और इस बुक अबाउट द सन्यासी rebellion or in the late 18th century and it is written by Bankim Chandra Chatterjee. It first English publication, ये पहला publication है, was titled The Abbey of Bliss. Abbey of Bliss का मतलब होता है अंग्रेजी प्रकाशन द एबी ऑफ ब्लिस के रूप में हुआ था। ठीक है, और ये 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह के बारे में यह पुस्तक है। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। प्रश्न पूछा, हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, यानी एलोरा के कैलाश टेम्पल को किसने बनवाया है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एलोरा केव देयर आर 30 मोर मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल ऑफ रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर 34 यानी कि 34 है, 34 जो है ये मठ है, यानी कि एलोरा केव में 34 मठ है, जिसमें कि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट तीनों की ही धर्म से रिलेटेड हैं। कौन कौन से, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट। तो हिंदू धर्म के 17 है और जैन के कितने हैं, 5 है, और बौद्धिस्ट के कितने हैं, 12 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 17 होगा। ठीक है, अब हिंदू एंड यहाँ पे देखिए राष्ट्रकूट एंड डायनेस्टी, और ये भी आप पूछ सकता है कि एलोरा के जो कैलाश मंत्री एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो किस शासक ने या किस वंशज ने, किस डायनेस्टी ने बनवाया था। तो राष्ट्रकूट ने बनाया था, जो कि नाम क्या है, उनका नाम है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ठीक है, नंबर ऑफ द जैन कैप्स, चौथा 34 मठ और मंदिर है, जिसमें कि 17 हिंदू है, 5 जैन है, 12 बौद्धिस्ट धर्म की है।
राष्ट्रकूट वंश ने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया और यादव वंश ने जैन गुफाओं का निर्माण कराया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट के राष्ट्रकूट जो वंश है उन्होंने हिंदू और जैन बौद्ध का कराया, जबकि हिंदू और बौद्ध का कराया, जबकि जैन किसने कराया? यादव वंश ने कराया है। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलार मंदिर को निर्माण कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, इन द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड द स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ द बिहार स्टेट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच इज द डिस्ट्रिक्ट, यानी बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी किस जिले में स्थापित की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा राजगीर जिले में। ये करंट है और करंट से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिहार स्टेट द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड द स्पोर्ट्स एकेडमी बोथ आर टू बी एस्टैब्लिश्ड एट राजगीर। कहाँ पे है? राजगीर कहाँ है? नालंदा। कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। बोथ दिस इंस्टीट्यूशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बीन द बिल्ट इन राजगीर। ये दोनों के दोनों कहाँ पर? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में है, जो कि कहाँ है? राजगीर में है। और राजगीर कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा में है, जिले में है। और नालंदा विश्वविद्यालय भी, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे देख सकते हैं अकादमी में नालंदा जिले के राजगीर में स्थापित है। ये दोनों राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मित्र मेला? मित्र मेला के संस्थापक कौन है? तो आप इससे पहले अगर आपने सेशन देखा होगा तो उसमें आपको कराया गया था। मित्र मेला और अभिनव भारत ये दोनों के दोनों वी.डी. सावरकर के ही हैं। किसके? वी.डी. सावरकर। ठीक है। और इसके अलावा वी.डी. सावरकर ने ही 1857 को भारत के पहला क्रांति बताया था। यहाँ देख सकते हैं मित्र मेला वॉज एस्टैब्लिश इन 1819, यानी कि मित्र मेला को 1899 में वी.डी. सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश सावरकर, मित्र मेला को वी.डी. सावरकर और इसका भाई, इनके जो भाई थे गणेश सावरकर, इन दोनों ने मिलकर के इसको एस्टैब्लिश किया था। अभिनव भारत वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी.डी. सावरकर। तो अभिनव भारत है वी.डी. सावरकर ने किए थे, लेकिन जो मित्र मेला था ये दोनों भाई यानी कि वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर दोनों मिलकर किए थे। मित्र मेला 1899 में वी.डी. सावरकर एवं उनके भाई गणेश सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। और अभिनव भारत की बात करें तो वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हु एस्टैब्लिश महाबलीपुरम? महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिम्हदेव सेकेंड, नरसिम्हवर्मन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नरसिम्हवर्मन सेकेंड ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो अगला यहाँ पे पूछा है, द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय। ये कह रहे हैं कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया? समुद्र तट पर। तो यहाँ पे देखिए, इससे पिछला वाला जो हो जाएगा ये यहाँ पे पूछा था महाबलीपुरम में किसने कराया, तो यहाँ पे हो जाएगा नरसिम्हवर्मन प्रथम ने, नरसिम्हवर्मन प्रथम ने। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरसिम्हवर्मन सेकंड ने। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, हु इज नॉन एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के नाम में। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्र के पैगंबर यानी प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है। और सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि प्रोफेट ऑफ इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है क्या कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण को बोला था प्रोफेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ देख सकते हैं कि राम मोहन राय इज कंसिडर्ड द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म। राजा राम मोहन इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और ही वॉज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, रिनेसेंस एंड द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला जाता है और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को ही। और भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे कहते हैं, तो दोनों को राजा राम मोहन राय ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला क्या, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा मराठा और अफगानों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की जो पहला लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। तो पेपर में आता है, याद रखिएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अप्रैल 21 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1956 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को, ठीक है, सदाशिवराव बाऊ और अहमद शाह दुर्रानी और अब्दाली भी इसी को कहते हैं, इनके बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 56, तीसरा 61। ठीक है, पूरा आजकल डेट पूछा जाता है, पूरा याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 5 नवंबर 1556 को जो कि अकबर और हेमू को बीच में। देखिए, बाबर का पोता था अकबर, तो पहले बाबर लड़ेंगे, तो इसलिए याद रखिएगा पहले बाबर उसके बाद अकबर है। और उसके बाद पानीपत का जो तीसरा लड़ाई है वो 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह दुर्रानी या इसे अब्दाली कहते हैं, इनके बीच में लड़ी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लाइड, यहाँ से आप प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। पहला पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर और हेमू, तीसरा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, चलिए करते हैं अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द एनिमल्स कर्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर, यानी कि जो भारत के जो सारनाथ है, सारनाथ पिलर में भारत में जो ये सारनाथ स्तंभ है, ये सारनाथ के स्तंभ में कौन कौन से जानवर यानी कि कौन कौन से एनिमल इसमें कर्व है, यानी कि उकेरा हुआ है। तो देखिए, घोड़ा भी उकेरा हुआ है, एलिफेंट में भी, और शेर भी, यानी कि घोड़ा, हाथी, शेर, ये तीनों के तीनों ही उसके ऊपर सारनाथ के पिलर पे उकेरा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर तीनों के तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 एनिमल आर कर्व्ड, ठीक है, 4 एनिमल है जो कि उनके ऊपर यानी कि सारनाथ के स्तंभ पे ऊपर उकेरा गया है। सारनाथ पिलर रिप्रेजेंटिंग द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, चारों अलग अलग डायरेक्शन को दिखाता है। हॉर्सेस वेस्ट, जो हॉर्स है वो पश्चिम की ओर दिशा दिखाता है, पश्चिम की ओर वो दिखाता है। बुल जो है वो ईस्ट पूरब की ओर, जो बुल यानी कि सांड है वो पूरब की ओर दिखाता है। और जो एलिफेंट है ये साउथ दक्षिण की ओर, लायन जो है वो नॉर्थ की ओर है। पेपर में कई बार यहाँ पे पूछ भी दिया जाता है कि जो सारनाथ का पिलर है, हॉर्स किस तरफ दिखाता है। जो हॉर्स है वो वेस्ट की तरफ दिखाता है, और जो बुल है यानी कि सांड है वो ईस्ट की तरफ दिखाता है। और जो एलिफेंट है वो किसकी तरफ, साउथ की तरफ। और जो लॉयन है यानी कि शेर है वो हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। याद कैसे करेंगे, HW ऐसे याद कर सकते हैं, हॉर्स, W वेस्ट, और यहाँ पे BE हनी बी होता है ना, तो बी यानी कि बुल जो हो जाएगा ईस्ट की तरफ, और ES यानी कि ES, तो इवनिंग्स बोलते हैं ना, इवनिंग, तो ES यानी कि ईस्ट जो हो जाएगा, यहाँ पे एलिफेंट हो जाएगा साउथ की तरफ, और जो यहाँ पे लायन है वो हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द अमरकंटक हिल, यानी कि अमरकंटक हिल, तो पहला याद रखिएगा कहाँ है, पेपर में पूछ दिया जाता है। 1 नंबर यहाँ से आपका मिल सकता है कि अमरकंटक का हिल यानी अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और यहीं से 2 नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी निकलती है। एक नदी यहाँ तो दे रखा है जो कि नर्मदा नदी, और यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, और सोन नदी जाके कहाँ पे मिल जाती है, तो ये गंगा नदी में। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि नर्मदा रिवर्स originated अमरकंटक हिल in मध्य प्रदेश is the largest wheat flowing river of the peninsular India and also known as the lifeline मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इस नदी को लाइफ लाइन भी बोला जाता है और मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली नदी है, यानी कि पश्चिम में बहने वाली नदी है और जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सर ये प्रायद्वीप होता क्या है? तो यहाँ पे अगर इस तरह से अगर आप इस तरह से भारत की नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पे यानी कि जिस क्षेत्र से तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसी को कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में क्या हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पानीपत का प्रथम युद्ध तो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि अभी अभी मैंने बताया 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध जो था ये बाबर और इब्राहिम लोदी, और ये दूसरा जो था पानीपत का दूसरा युद्ध सुल्तान यानी कि टीपू सुल्तान नहीं, मराठा नहीं, बल्कि अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अकबर और, ठीक है, तो यहाँ पे पानीपत का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ पे पूछा है। तो पानीपत का दूसरे युद्ध किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच में। पहला किसका? बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू, जबकि यहाँ पे बोला है कि सुल्तान और मराठा, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वही पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी गलत है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, पहला 1526 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशल सेशन ऑफ सितंबर 1932। देखिए कांग्रेस का जो सेशन होता था अक्सर वो दिसंबर में हुआ करता था, 26 से 28 दिसंबर के बीच में हुआ करता था। लेकिन कई बार ऐसे होता था कि कोई जरूरी काम पड़ा तो उस स्थिति में स्पेशल सेशन को भी बुला लिया जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिसंबर से पहले 1920 में ही यहाँ पे एक स्पेशल सेशन बुलाया था, तो सितंबर में। तो कहाँ पे बुलाया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कलकत्ता का जो अब कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता का सेशन हुआ था सितंबर में, स्पेशल में। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ द सितंबर 1920 वाज हेल्ड कलकत्ता, और इन दिस द महात्मा गांधी मूव द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। इसी में इन्होंने महात्मा गांधी ने किया गया था, राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और इसी सत्र में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को स्थानांतरित किया। क्या किया? स्थानांतरित किया, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। पेपर में कई बार यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। और ये सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पेशल सेशन था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि अरेंज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द गिवन गांधी जी सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, देखिए पहला पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे? चंपारण सत्याग्रह हुए थे 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यानी अहमदाबाद मिल की हड़ताल कब हुई थी? तो ये हुआ था फरवरी 1918 में। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह क्या कब हुआ था? तो जस्ट इसके बाद मार्च 1918 में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1920 में। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा? एक आएगा, एक, तो यहाँ ये और ये तो होगा नहीं, तो 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या होगा? 2, तो 1 के बाद 2 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला करते हैं। अगला करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पॉइंट तो आपको याद कर ही लेना है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल 1918 फरवरी, खेड़ा 1918 मार्च, असहयोग 1920। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? चंपारण सत्याग्रह कब है? 1917 में।
अहमदाबाद 1900 फरवरी 1918, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 और नन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो 1920 से लेकर के 1922 में, यानी कि 1920 में नन असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया था। लेकिन यूपी के चौरा चौरी जगह पे क्या हुआ था, हिंसक भीड़ ने पुलिस वाले के यानी पुलिस चौकी पे आग लगा दिया था, जिससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज सिचुएटेड, यानी खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा रोम, यानी कि इटली में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि फूड एंड एग्रीकल्चर FAO, ये कहाँ, रोम इटली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो ये भी कहाँ है, रोम इटली, यानी कि दोनों तो खाद्य और कृषि संगठन और खाद्य विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये दोनों के दोनों कहाँ है, रोम इटली में है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इन विच ईयर डिड वास्को द गामा लैंड इन द कालीकट कोझिकोडे। देखिए कालीकट अभी केरल में है, उस समय कोझिकोडे के नाम से जाना जाता था, और कालीकट तो ये कब आए थे, तो ये आए थे 1498 में। किसके दरबार में, यानी कि कहाँ पर, जो केरल में कालीकट में आए, किसके दरबार में, तो जमोरिन के दरबार में आए थे वास्को डे गामा 1498 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है पुर्तगाल, मैप में देखें तो यहाँ पे पुर्तगाल है, और पुर्तगाल का राजधानी है लिस्बन। यहीं से ये निकल, यानी कि पानी की जहाज से यहाँ से ये यहाँ से आया, यहाँ से होते हुए यहाँ आया, और यहाँ से फिर ये इसके अटलांटिक ओशन के होते होते यहाँ चला आया, और यहाँ से इसके नज़दीक से होते 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 फिर यहाँ पहुँच गया, कहाँ पर, कालीकट में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा जूम कर लें तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विच स्कीम ऑफ बिहार रिसीव द नेशनल अवार्ड इन मार्च 2023, यानी कि मार्च 2023 में बिहार के किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो देखिए गया जी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और गंगा वाटर सप्लाई स्कीम को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि यहाँ से एक से ज्यादा। और याद रखिएगा मधुबनी के बारे में, मधुबनी पेंटिंग विश्व विख्यात पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, जो कि ये प्रकृति जो नेचुरल कलर से इसको बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई है, तो ये ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट यानी कि NDB की स्थापना की गई है। ब्रिक्स में अगर पूछे कि कितने देश हैं, तो ब्राजील हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि कितने हैं, 3 2 5 5 कंट्री हैं जो कि ब्रिक्स में है, कितने हैं, 5। ठीक, चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो ड्यूरिंग द 6 ब्रिक्स समिट फॉर फोर्टलेजा 2014 में ब्रिक्स नेशन साइन एज एग्रीमेंट एस्टैब्लिश्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक, और यहाँ हेड क्वार्टर कहाँ है, संघाई, और संघाई कहाँ है, चाइना में है। ठीक, 8% ब्रिक्स नेशन आर देयर मेंबर ऑफ NDB हैं, और यहाँ फोर्टलेजा 2014 में छठी ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों ने नेताओं ने नया बैंक यानी कि NDB की स्थापना किया था। पेपर में पूछा जाएगा NDB की स्थापना कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, संघाई, संघाई कहाँ है, तो चीन में। कई बार पेपर में ये दिया जाता है कि संघाई और चीन दोनों ऑप्शन, तो दोनों में से आप चीन को नहीं लगाएंगे, संघाई में लगाएंगे, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सदस्य बैंक का समझौता, ये सब तो ऐसे काम करनी है। वर्तमान में ब्रिक्स राष्ट्र की NDB की सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अल हिलाल मैगजीन वॉज एडिटेड बाय, यानी कि अल हिलाल पत्रिका जो है इनके संपादक कौन थे, तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप एनी बेसेंट की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट के हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लाला जो गदर पार्टी की स्थापना कब किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने
ठीक है। और कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को को, जो कहाँ है, अमेरिका में है। कब किया था, 1913 में। एनिमेशन की बात करें तो न्यू इंडिया है, और महात्मा गांधी का यंग इंडिया, और मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल। और मौलाना अबुल कलाम ही भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। जस्टिस के विनोद चंद्रन वॉज अपॉइंटेड एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। यानी कि अभी हाल ही में वर्तमान में न्यायमूर्ति विनोद के चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय के देश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट को अभी हाल ही फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो वो कितने नंबर के हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 44वें नंबर के हैं। और याद रखिएगा, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। ठीक, अगला यहाँ देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइगर्स वर देयर इन वीटीआर, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन 2010। 2010 में कितने थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। एंड हाउ मच हैज द नंबर ऑफ इंक्रीज इन 2023, और अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं। तो देखिए वीटीआर मतलब क्या, कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2010 में 8 टाइगर थे। वर्तमान में वीटीआर यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी कितने हो गए हैं, तो 54 हो गए हैं। पहले थे 8, अभी हो गए हैं 54। तो वही इसमें पूछा है कि अब बताइए कि पहले कितने थे और अब कितने हो गए। तो आंसर किस में होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 52 है। तो पहले के अनुसार पहले 52 थे, लेकिन वर्तमान अभी कितने हैं, तो 54 है। तो आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने हाथ दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि शंकुधारी वन यानी कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ कोनी शंकुधारी वन में किस प्रकार की लकड़ी पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए कोनिफेरस, जो कोनिफेरस का मतलब होता है शंकुआधारी पेड़। देखिए इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से शंकुआधारी पेड़ होते हैं। तो देखिए शंकुआधारी पेड़ इसलिए होता है क्योंकि देखिए ठंड के कारण इसमें एक और बर्फ ना जम सके, इसीलिए अपने आप को प्रकृति के अनुसार पेड़ क्या करते हैं, ढाल लेता है, और वो कोनिकल शेप में हो जाता है, इस छतरी की तरह, ताकि यहाँ पे अगर बर्फ गिरे तो डायरेक्ट क्या होगा, नीचे आ जाए। तो इस तरीके के जो पेड़ होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, यानी कि नरम होते हैं। तो यहाँ पे शंकुधारी वन कौन सा हो जाएगा, नरम। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो ट्रॉपिकल का मतलब होता है ये पूरा क्या है, पृथ्वी है, और बीच में जो है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में होता क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे ट्रॉपिकल यानी कि यहाँ पे जो विषुवत रेखा होता है ट्रॉपिक पर, ट्रॉपिक इक्वेटर पर, वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी के कारण वहाँ पे बरसात भी अधिक होती है, और इसलिए वहाँ अपने आप को उस तरीके से पेड़ को ढाल लेते हैं ताकि वो गर्मी में भी वो अपने आप को संभाल सके, और वो इसलिए वो बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे हार्ड और मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है। समशीतोष्ण सदाबहार वन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समशीतोष्ण सदाबहार, समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन। तो ये क्या होता है कि समशीतोष्ण यानी कि यहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत में, तो जितने भी महाद्वीप होते हैं उसकी जो पूर्वी वाला क्षेत्र होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी, साउथ अफ्रीका का पूर्वी वाला पार्ट, एशिया का पूर्वी वाला पार्ट, तो जितने भी ये पूर्वी पार्ट होते हैं, यानी कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है, तो ये वाला पूरा वाला क्षेत्र है। तो इस वाले क्षेत्र में अगर पाया जाएगा तो ये कैसे पाया जाएगा, समशीतोष्ण वन, और महाद्वीपों का पूर्वी सीमांत में ये समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में किस क्षेत्र में नरम का ये महाद्वीपों का समशीतोष्ण सदाबहार पाए जाएंगे, तो ये जो अपना अरुणाचल वाला पार्ट है, इस वाले क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे, समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब बाकी एक बचा है तो ये वाला तो यही आंसर हो जाएगा। अभी एक का दो कौन सा है, एक ही में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से कई बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ से आप ये देख सकते हैं क्या, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे जो होते हैं वो हार्ड ट्रीज होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। फाउंड देयर
रोजवुड, इबोनी, महोगनी। इबोनी, महोगनी और रोजवुड ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे एनाकोंडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक, यहाँ पे एनाकोंडा पाया जाता है, इज फाउंडेड हियर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे है? तो ब्राजील में। इज सो बिग दैट इट्स लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की इसे फेफड़ा भी कहा जाता है। पेपर में याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस देश को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, या किस खास के मैदान को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो है कहाँ पे है? ब्राजील में है। यहाँ पे 3 तरह के जो ये पाए जाते हैं ट्रीज, कौन कौन से? रोजवुड, इबोनी और महोगनी। और ये सभी कैसे हैं? हार्ड है, यानी कि मजबूत है। हार्डवुड ट्री आर द यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो भी हार्ड होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये फर्नीचर बनाने के लिए इसके काम आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देख लो, चौकी, कुर्सी, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये सभी ट्रॉपिकल फर्नीचर है। लेकिन अगर वही चीज आप देखोगे, माचिस की तिल्ली, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नहीं है। वो किसके होते हैं? सॉफ्ट। और सॉफ्ट वाले कहाँ पे होंगे? तो ये कॉनिकल फॉरेस्ट्री होगा, यानी कि शंकुधारी पेड़ के होंगे वो माचिस की तिलियां, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। ट्रांसपोर्ट एंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ट्रांसपोर्ट के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी हार्डवुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले दृढ़ लकड़ी पेड़ रोजवुड, आबूनस और मोहगनी पाए जाते हैं। यहाँ पे एनाकोंडा पाया जाता है। ये ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कहाँ पे? ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होता है। यानी आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी का फेफड़ा है, ठीक। चलिए, अब अगला देख। अब हमने 2 तरह के देख लिए। एक तो हमने कोनिकल फेरस हमने देख लिया, ठीक है, यानी कि हमने ये देखा, ठीक है। कौन सा? कोनीफेरस फॉरेस्ट हमने यहाँ पे ये देखा कि ये ठंडे इलाका में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने देख लिया, ये यानी कि विषुवत रेखा, यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाता है, ये स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे एक ही एनोकोंडा पाया जाता है। यहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होने के कारण, एवरग्रीन होने के कारण, यहाँ पे इसको लंग ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का इसे फेफड़ा कहा जाता है, ऐसा प्रतीत होता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन, ठीक है, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये कहाँ पाया जाता है? वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि ये महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। महाद्वीप के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के किनारे पाए जाते हैं। एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन द यूरोप, अफ्रीका और एशिया। कहाँ कहाँ पे? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया, इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीकन एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारे आप ध्यान रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो या डीएसएसबी हो, यूपी टेट हो, हर किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने कॉनिफेरस के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि ये छतरी की तरह, यानी कि इस तरह से ये छतरी की तरह क्या करता है? अपना पेड़ बनाते हैं, ताकि इसके ऊपर अगर बर्फ भी गिरे तो क्या करे? अपने आप पे बर्फ को क्या करे? ये यहाँ से इसके ऊपर जम न पाए, इसी तरह से ये अपने आप को ढालता है। जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हायर लैटिट्यूड में पाया जाता है। कहाँ पर? हायर लैटिट्यूड 50 से 70 डिग्री के में पाया जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ठंड पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे ठंड के कारण ही ये हायर लैटिट्यूड में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा देखिए, दिस आर आल्सो कॉल्ड टैगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। दे आर टॉल, ये लंबा होता है। सॉफ्ट वुड, ये बहुत सॉफ्ट, यानी कि कोमल, यानी कि ये कह सकते हैं नरम होता है। एवरग्रीन ट्रीज इसको बोलते हैं। हिंदी में भी आप यहाँ देख सकते हैं, गुलाब उच्च अक्षांश से 50 से 70 डिग्री के में पाया जाता है। ये जंगल से अधिकतम ऊंचाई पर भी देखे जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? टैगा भी कहा जाता है, और इसका मतलब रूसी भाषा में है शुद्ध या अछूता, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न पूछा है क्या कि हु बिल्ड द
गोलकोंडा फोर्ट यानी गोलकोंडा किला किसने बनवाया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काकटिया डायनेस्टी यानी काकटिया डायनेस्टी के लोगों ने, राजवंश ने यानी शासक ने गोलकोंडा का निर्माण कराया है। और कहाँ है गोलकोंडा? तो ये बताइएगा, हैदराबाद में है। गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय राज ऑफ वरंगल ऑफ द काकटिया डायनेस्टी 1143 में, यानी 1143 में काकटिया डायनेस्टी ने इसको बनाया था। और फोर्ट वॉज द रिकंस्ट्रक्शन बाय द रानी रुद्रमा देवी। और ये जो फोर्ट है किसने बनवाया? तो रानी रुद्रमा देवी ने, जो कि अपने आप को पुरुषों की तरह इन्होंने वहां पर दिखाया। ठीक है, इसके अलावा कुतुब शाही रूलर रूल्ड देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली अ सेंचुरी फ्रॉम 1518-60 इज लोकेटेड इन हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में है। हिंदी में भी देख सकते हैं, ककतिया वंश के वारंगल के राजा ने गोलकोंडा किले का निर्माण कराया जो 1143 में, और ककतिया वंश के अंत के बाद रानी रुद्रमा देवी द्वारा किले का पुनर्निर्माण भी कराया गया था। यानी कि पुनर्निर्माण कराया था किसने? ककतिया वंश के रुद्रमा देवी ने। और पेपर में पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी महिला शासिका थे जो कि अपने आप को पुरुषों की तरह दिखाती थी? तो अपने आप को पुरुषों की तरह ये ढाल के रखी थी, तो हो जाएगा रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे पूछा है कि इन जावा या फिर इंडोनेशिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड। इंडोनेशिया में झूम खेती को क्या कहा जाता है? पेपर में पूछा था ना, ये लदंग वाले बीपीएससी वाले में ये पूछा था। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा लदांग। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया में दोनों जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यानी झूम खेती को लदांग के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? लदांग में। ठीक है, ब्राजील में रोका, ब्राजील में क्या बोलते हैं? रोका। ठीक है, अब भारत में जो है बोलते हैं इसको कुमारी। अब भारत में किस क्षेत्र में? तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए झूम नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखिए झूम नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया, वेवार दहियार यहाँ पे बुंदेलखंड जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, दीपा दस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जारा और इरका साउथर्न स्टेट, बत्रा की बात करें साउथ ईस्टर्न राजस्थान, और पुड्डू की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कुमारी की बात करें तो हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं? कुमारी। और कामन विंगा एंड धावी की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? बुक द टाइटल दिवस्वप्न वॉज रिटन बाय, यानी कि दिवस्वप्न के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, गिजू भाई भेटका। गिजू भाई भेटका ने दिवस्वप्न नाम के एक बुक लिखा था। इसके बारे में और देख लेते हैं। द बुक दिवस्वप्न हैज बीन रिटन बाय द प्रोमिनेंट गुजराती एजुकेशनिस्ट एंड टीचर गिजू भाई भेटका 1885 टू 1939 तक रहे थे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन गुजराती लैंग्वेज, किसमें? गुजराती लैंग्वेज में 1932 में। ठीक है, दिवस्वप्न गुजराती शिक्षकवादी ने लिखा था जो कि गिजू भाई भेटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है कि द ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला और अभिनव भारत। अभी अगर आपने शुरू से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला आप खुद ही कर देंगे, अभी अभी बताया है। मित्र मेला और अभिनव भारत कौन थे? तो वीडी सावरकर, जिसे पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। रोज यहाँ पे इस तरह के सेशन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आइसलैंड वॉज नेम्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे स्वराज इंडिया 1949 एडी। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा निकोबार। क्या हो जाएगा? निकोबार। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस देखिए, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये हो जाएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों होगा? कि 10 जनवरी को ही 1974 में नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, और इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं क्या, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी 1974 को नागपुर में एक हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसीलिए उसी दिन से हम हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले 2 भारतीय क्षेत्रों में 1944 में आजाद हिंद के अंत सरकार के तहत डैश के रूप में नामांकित किया गया था। तो ये हो जाएगा शहीद और स्वराज। शहीद और स्वराज द्वीप के रूप में यहाँ पे जाना जाता था, यानी कि अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज, पहले शहीद फिर उसके बाद स्वराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगला प्रैक्टिस के साथ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।